साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने यहाँ पर जनता पत्रिका के हिसाब से 30 दिसंबर 1939 को जनता अखबार में प्रकाशित हुआ। किस दिनांक को ये सभा हुई थी जिसमें बाबा साहब का स्पीच हुआ, इसकी तारीख जनता पत्रिका में नहीं दी गई थी। ऐसे में आज हम आपको ये बताने में नाकाम हैं कि किस तारीख को बाबा साहब का ये स्पीच हुआ था। स्वाभाविक तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 दिसंबर 1939 को अगर जनता पत्रिका में प्रकाशित हुआ है ये स्पीच, तो निश्चित रूप से 1-2 दिन पहले का ही रहा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि दिसंबर 1939 के अंतिम सप्ताह में किसी दिन बाबा साहब की जो सभा होती है जिसमें बाबा साहब आज का एक क्रांतिकारी संबोधन देते हैं। तो आज का क्रांतिकारी संबोधन का जो विषय है उस पर सीधे हम बात करेंगे। विषय है आज का जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था से हिंदू समाज को परहेज क्यों है। इसी विषय को लेकर आज बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच होने वाला है। जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था, हिंदू समाज को परहेज क्यों है, ये बात बाबा साहब 1939 में कहते हैं। आज वर्ष 2024 है। हम दोनों इतने लंबे समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए ये देखें, क्या वर्तमान में भी जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था हिंदू समाज को स्वीकार्य है या नहीं है, या जस की तस स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में आप भी अपने विचार हमारे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस तरह से आप सभी के प्रेम स्नेह की बदौलत इस चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या लगातार बढ़ रही है और 15,000 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024 को, इसलिए आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा भारतवर्ष मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में विशेष जानकारी वाला एक 10-12 मिनट का वीडियो मैंने आपको शेयर किया है इसी चैनल पर। संभवतः आपने जरूर सुना होगा। यदि आपने उस स्पीच को नहीं सुना है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो संभवतः आप एक बहुत विशेष जानकारी जो भारतीय संविधान के बारे में है, बाबा साहब के बारे में है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वो वीडियो जरूर आप देखें। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो विषय हमने बताया बेहद खास होने वाला है, इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिएगा। बड़े धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। हमेशा की भांति स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के पेज नंबर 262 से 266 तक। ये जो खंड 39 है इसी में पेज नंबर 262 से ये बाबा साहब का स्पीच 266 तक है जो लेकर हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बैरिस्टर जिन्ना यानी कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। उन्होंने मुक्ति दिवस मनाना तय किया तो औरों को भी विनती की कि उसमें शामिल हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना की विनती का सम्मान करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई में महमद अली रोड पर प्रचंड सभा की और उसमें भाषण दिया। तो आज हम लोग क्या भाषण दिया बाबा साहब ने? अंग्रेजी में भाषण दिया था और उसका आमूलाग्र अनुवाद देना तो संभव नहीं है, यानी कि पूरा जो लंबा बाबा साहब ने स्पीच दिया, बड़ा स्पीच दिया, उसका संपूर्ण का यहाँ पर देना संभव नहीं है ये, लेकिन संक्षेप में बाबा साहब के स्पीच को जरूर यहाँ दिया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में क्या कहा, आज के इस अवसर के लिए मैं बैरिस्टर जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना का अभिनंदन करता हूं तथा इस प्रसंग पर अपनी खुशी जाहिर करता हूं। हालांकि एक बात का मुझे बेहद खेद है
कि इस प्रस्ताव में केवल अल्पसंख्यक समाज के बारे में ही प्रधानता से सोचा गया। केवल एक ही अल्पसंख्यक समुदाय को महत्व देने के बजाय अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में भी अगर इसमें सोचा जाता तो और अच्छा होता। सबको मिलकर साथ में प्रस्ताव बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये दुख की बात है। इसके बावजूद सर करीम भाई इब्राहिम ने कांग्रेस के अन्यायकारी बर्ताव के बारे में प्रस्ताव रखकर रॉयल कमीशन की जो मांग की है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं, क्योंकि इस प्रस्ताव में दर्ज की गई बातें सच हैं और मांगे न्यायपूर्ण और सरल हैं। आप जानते ही हैं कि मिस्टर जिन्ना द्वारा रॉयल कमीशन की मांग किए जाने के बाद से कांग्रेस के नेताओं और उनके जो पिट्ठू हैं एक अजीब दलील देने लगे हैं। तो बाबा साहब यहां पर कहते हैं, एकदम आसान और सरल लगने वाली उनकी ये दलील असल में कपट नीति से प्रेरित है और कपट नीति से भरी है। उनकी ये दलील बिल्कुल उस युक्तिवाद की तरह है जैसे मानो कि अपराध की तहकीकात अगर नहीं हुई तो अपराध हुआ ही नहीं, या फिर कल की तहकीकात अगर नहीं हो तो कत्ल की तहकीकात नहीं हो तो मानो कत्ल हुआ ही नहीं। उनका यही कहना है। 1935 के सुधारित कानून में हर प्रांत के गवर्नर को अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार का निवारण करने के अधिकार दिए गए हैं। इस विशेष अधिकारों का गवर्नर को कांग्रेसी राज में एक बार भी कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। इस बारे में उनकी दलील ये है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस की सरकार द्वारा अगर कोई जुल्म होते तो गवर्नर्स अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते। गवर्नर्स को अपने इन खास अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, उसका मतलब ही ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हुए। ऐसा अगर सिर्फ कांग्रेस के ही नेता कहते तब तो गनीमत थी। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन हाल ही में हिंदुस्तान में जिनका आगमन हुआ है और फिलहाल कांग्रेसी की मेहमानबाजी का लाभ उठाते हुए जो एक अंग्रेज व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान की यात्रा पर हैं, उन सर क्रॉफर्ड क्रिप्स ने भी इसी लय में अपने सुर मिला लिए हैं और इसीलिए इस घातक युक्तिवाद का खंडन करना जरूरी हो गया है। तो क्या खंडन करते हैं बाबा साहब, पूरा विस्तार से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाबा साहब कहते हैं, अधिकार ग्रहण से पहले कांग्रेस सरकार का अंग्रेज सरकार के साथ में जो बितंडावाद हुआ था वह आपको याद होगा ही। इसी मसले पर यानी गवर्नर्स को दिए गए विशेषाधिकारों पर कांग्रेस सरकार बिखरी थी। अधिकार ग्रहण से पूर्व इस बात का आश्वासन मिले कि गवर्नर्स अपने विशेषाधिकारों का सहारा नहीं लेंगे, ये जिद उन्होंने पकड़ ली थी। सबको ये बात याद है। अचरज की बात यह है कि इस प्रकार का आश्वासन मिलने के बाद ही अपने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस निरंतर कहती रही है। यही कांग्रेस आज ऊंचे स्वर में बता रही है कि गवर्नर्स ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। यही हमारे न्यायपूर्ण सुशासन का प्रमाण है, यही हमारे निरपराधित्व का सबूत भी है। पता नहीं ये दलील वे किस नीतिवाद से ढूंढ कर लाए हैं। जिस प्रांत में कांग्रेस सत्ता में आई वहां कांग्रेस का इतना अधिक मताधिक्य था कि गैर कांग्रेसी पार्टियों का उस प्रांत में सरकार बनाना असंभव था। मुंबई प्रांत में कांग्रेस का इतना मताधिक्य नहीं था, हालांकि गैर कांग्रेसी पार्टियों के बीच इतनी मित्रता थी कि उनकी संयुक्त सरकार बनना संभव नहीं था। किसी और पक्ष की सरकार बनना जब संभव नहीं हो तब कोई भी गवर्नर जनतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुमत की सरकार को चोट पहुंचाए, ये संभव ही नहीं था। बहुसंख्यक पक्ष के हाथ से दाना चुगने के अलावा गवर्नर के लिए कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालात में गवर्नर बहुसंख्यकों के हाथ की बस एक कठपुतली बनकर रह जाता है। बाबा साहब ने यहाँ पर जो गवर्नर ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार शोषण अत्याचार हुआ, लेकिन उनको इन अपराधों का, जुल्मों का निराकरण करने का भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अधिकार मिला उनका इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई जुल्म हुआ ही नहीं। बारडोली तहसील की कुर्क की गई जमीनें सरकारी खर्च से पुराने मालिकों को लौटाने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने विधिमंडल में पारित करवा लिया। कुर्क की गई जमीनें निजी संपत्ति थीं, उन्हें वापस लौटाने में विशिष्ट व्यक्तियों को फायदा मिलने वाला था। वे विशिष्ट व्यक्ति एक विशिष्ट पार्टी के समर्थक थे। उन जमीनों को इस प्रकार लौटाने में किसी सार्वजनिक हित की साधना नहीं होने वाली थी।
इसके बावजूद गवर्नर द्वारा उस बिल को मंजूरी दी गई और कानून के रूप में उसे लागू किया गया और कांग्रेस पक्ष की जेबें भरी। यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह से गवर्नर सरकार के, जो वर्तमान में सरकार है, शासन में सरकार है, उसकी कठपुतली बन गए। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में हर बात को जोड़ना बेहद जरूरी होता है। क्या वर्तमान में गवर्नर अर्थात राज्यपाल, प्रदेशों के जो राज्यपाल हैं, वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं या स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं? इस बात का कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, तो हम भी समझेंगे, हम भी जानेंगे कि कहाँ किस प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था है, कहाँ गवर्नर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और कहाँ कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था में अन्य किसी देश में इस प्रकार का लाभ किसी को मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार की कोशिशों को निरस्त किया जाता, गवर्नर उसकी कभी मंजूरी नहीं दी जाती, लेकिन कांग्रेस के प्रांतों में ये हुआ। इसके लिए दयनीय स्थिति कारण थी। इसीलिए मेरा यही मानना है कि कानूनी प्रावधान के बावजूद जो गवर्नर अपने हकों की रक्षा नहीं कर सकता, उससे अल्पसंख्यकों को उम्मीद पालना मूर्खता है। यानी कि जो गवर्नर स्वयं के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारे हितों की क्या रक्षा करेगा। मुसलमानों की शिकायतों के बारे में लगता है कि आज यहाँ मुझे उसका विकास देने की जरूरत नहीं है। मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने उसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसीलिए यहाँ मैं केवल उस समाज की शिकायतों के बारे में बोलूँगा जिस अस्पृश्य समाज में मेरा जन्म हुआ है। बाबा साहब कहते हैं आज सिर्फ हम अपने अस्पृश्य समाज के बारे में बोलेंगे। और एक बात कहते हैं, बल्कि अस्पृश्यों पर होने वाले अत्याचारों का विस्तृत ब्यौरा भी मैं नहीं दूंगा। मैं अगर ये करने लगा, यानी कि अस्पृश्यों पर विस्तृत जो शोषण अत्याचार होता है, विस्तृत रूप से अगर हम ब्यौरा देने लगे, बाबा साहब कहते हैं, तो क्या होगा, मैं अगर ये करने लगा तो आपको न केवल आज की रात बल्कि अगले कई दिनों तक यहाँ रुकना पड़ेगा। सामान्य साथियों, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे अस्पृश्य समाज पर, हम सभी पर कितना जोर जुल्म अत्याचार शोषण होता था। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। शोषण अत्याचार बताने की बारी आए तो कई दिन लग सकते हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो कितना आप आइडिया लगाइए कितना शोषण अत्याचार हमारे समाज पर होता होगा। इसीलिए मैं केवल कुछ एक बातें का ही जिक्र करने वाला हूँ। सभी अल्पसंख्यक एक ही जहाज में भले यात्रा कर रहे हों, उनमें से कुछ पहले वर्ग के, दूसरे वर्ग के और तीसरे वर्ग के हैं, जबकि हम अस्पृश्य हमेशा सामान रखे जाने वाले तय खाने में ही यात्रा करने पर मजबूर हैं। इसमें कोई शक नहीं, इस यात्रा में हमारा बेहद बुरा हाल है। गोलमेज परिषद के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा अस्पृश्यों के एक अनमोल तोहफा दिया था। उन्होंने हर प्रांत में सामान्य साथियों, यहाँ समझना होगा कौन से अनमोल तोहफे की बात बाबा साहब कर रहे हैं, और वो अनमोल तोहफा महात्मा गांधी ने छीन लिया। उन्होंने हर प्रांत में अस्पृश्य समाज को अलग चुनाव क्षेत्र देकर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी थीं। साथ ही अन्य मतदाताओं के साथ मतदान का अधिकार भी दिया गया था। इस योजना के कारण अस्पृश्यों को अपने भरोसे के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया था। इस योजना से अस्पृश्य संतुष्ट थे, लेकिन इससे गांधी जी को संतोष नहीं मिला। अस्पृश्यों पर उपकार करने की इच्छा उनके मन में उभरी और इसीलिए उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई योजना को अगर बदला नहीं जाएगा तो वे प्राण अर्पण करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और उन्होंने किया। अस्पृश्य समाज के हित से अधिक किसी के प्राणों का मोल नहीं हो सकता, ये मेरी पक्की राय है। लेकिन हमारे बीच भी कुछ ऐसे जिद्दी लोग हैं जिन्होंने हट किया कि गांधी के बगैर इस दुनिया में जीना व्यर्थ है। इसीलिए मुझे पुणे करार को मंजूरी देनी पड़ी। बाबा साहब कहते हैं मुझे मजबूरी में पुणे पैक्ट करना पड़ा। मेरे साथियों, मेरी धारणा थी कि पुणे करार जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है। कांग्रेस आदि सभी हिंदू लोग अस्पृश्यवाद खत्म हुआ मानकर ये उस करार का पालन करेंगे। ऐसे हालात पैदा होंगे कि अस्पृश्यों को लगे कि आगामी स्वराज अपना ही राज है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सत्ता में आते ही कांग्रेस अपना असली स्वरूप व्यक्त करने लगी।
पुणे करार द्वारा हमें मिली 15 सीटों में सौहार्द से इजाफा करने के बजाय उन 15 सीटों को प्रभावहीन बनाया जाए, इसी कोशिश में कांग्रेस लग गई। इन सभी सीटों पर उन्होंने अनपढ़, मौका परस्त, किराए के टट्टू गुलाम खड़े किए। 15 सीटों पर उद्देश्य यही था कि चुनाव जीतने के बाद वे हाथ की कठपुतली बनकर रहें, कहीं हमारे आश्रम के किसी झाड़ू वाले को और कहीं किसी कांग्रेसी नेता को, खानसामे को, तो कहीं अपने किसी चपरासी को उन्होंने चुनाव में उतार दिया। सम्मानित साथियों, यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य में फिर एक बार आप जोड़ने की कोशिश करें। इस समय भी भारत देश के अंदर 131 सांसद अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं। क्या आपको मालूम है वो किस दुनिया में है? क्या उन्होंने कभी अस्पृश्य समाज, वर्तमान में हम SC ST की बात कर सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हकों के पक्ष में कोई मुद्दा उठाया है, कोई कानून निर्माण किया है 131 सांसदों ने? ये हमें विचार करना होगा। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ। बाबा साहब मानवर साहब भी कहते हैं कि इस पूना पैक्ट की वजह से इस भारत देश के अंदर चमचे पैदा हो गए, और उन्होंने चमचों के कई प्रकार भी बताए। कभी भी हम उस तरह का वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि वो खंड 16 में है। अभी हम खंड 39 आपके समक्ष रख रहे हैं, तो जब खंड 16 लाएंगे तो वहाँ पर विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया। यही शीर्षक है उस खंड 16 में का। तो सम्मानित साथियों, मानवर साहब ने जो चमचा युग किताब लिखा उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़कर आपको लगेगा कि वास्तव में पूना पैक्ट से चमचे पैदा हो गए इस भारतवर्ष के अंदर। इस प्रकार के प्यादों को खड़ा कर चुनाव अपने बल पर लड़ने वाले स्वाभिमानी सुशिक्षित उम्मीदवारों को हराने की उन्होंने ठान ली। अपने पैसों के बल पर ऐसा उद्देश्य को पूरा कर भी लिया। इसी बात से साबित हो जाता है कि मिस्टर जिन्ना चुनाव क्षेत्र अड़े हुए हैं। कोई खिलाफत में उम्मीदवार को खड़ा करे इसका दुख मुझे नहीं होता, लेकिन नालायक लोगों को हमारे सिर पर नचाने के इनको इतना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चुनावों के बाद जब सरकार बनाने का मौका मिला, कम से कम तब क्या इन्होंने दुश्मन को मिले स्वराज में हमारा भी हिस्सा है, इसका एहसास हमें हो, ऐसा कुछ किया है क्या? हमने 15 में से, बाबा साहब कहते हैं, हमने 15 में से 11 सीटें जीती थी। यानी अल्पसंख्यक अस्पृश्य समाज का बहुसंख्यक हिस्सा हमारी तरफ था। मंत्रिमंडल बनाते समय हमें महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक होने के नाते पूछना चाहिए था। जनरली तौर पर लार्जेस्ट जो पार्टी होती है सीटों की संख्या के हिसाब से, तो उसको पूछा जाता है, विपक्ष को पूछा जाता है। तो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि 15 में से 11 सीटें जब हमने जीती तो हमें पूछा जाना चाहिए था। कूपर मंत्रिमंडल यानी कि कांग्रेस के द्वारा जो मंत्रिमंडल यहाँ पर बना, उसका सदस्यत्व सरकार कर मैंने गद्दारी भी नहीं की, सरकार की मैंने गद्दारी भी नहीं की, मैं पूरी तरह से निष्ठावान रहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार कांग्रेस द्वारा प्रतिज्ञा पत्र का बहाना किया गया। इस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए और किसी को मंत्रिमंडल में शामिल न करने की शर्त के पीछे यही भूमिका बताई गई कि सो मंडल एक रूप एक लक्ष्य के प्रति समर्पित ना हो तो शासन चलाना मुश्किल होगा। सिद्धांत के तौर पर मैं इस बात को मानता हूँ कि एक मन के जब लोग होंगे तभी शासन सत्ता बेहतरीन ढंग से चल पाएगी। सिद्धांत के तौर पे बाबा साहब कहते हैं हम ये बात मानते हैं। एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र भरवाया कांग्रेस ने। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कैसे कलई खोलते हैं बाबा साहब, कैसे पोल खोलते हैं कांग्रेस की, ये आगे यहां पर जिक्र करने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कांग्रेस ने इस सिद्धांत का पालन किया? असम में कांग्रेस का बहुमत नहीं था, वहां सत्ता के लालच में कांग्रेस ने इस सिद्धांत को ताक पर रख दिया, वहां प्रतिज्ञा की शर्त को निरस्त कर दिया। उन्होंने संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया, यानी कि वहां पक्ष विपक्ष मिलकर सरकार बनाई, वहां कोई प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरवाया गया। और यहां पर जहां 15 में से
11 सीटें बाबा साहब ने जीती थी स्वतंत्र लेबर पार्टी ने, वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र का बहाना बनाया। इसका यही मतलब निकलता है कि एक रूप मंत्रिमंडल कांग्रेस का निरंतर सिद्धांत ना होकर ये सहूलियत वाला सिद्धांत है कि जहां शासन सत्ता स्थापित स्वयं के बलबूते हो रही हो वहां पर सिद्धांत लागू करें, और जहां पर स्वयं के बलबूते शासन सत्ता स्थापित ना हो रही हो वहां गठबंधन कर लें, कोई सिद्धांत पालन ना करें। ये बाबा साहब यहां कहते हैं। साथ ही प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने की कसौटी अगर कांग्रेस के प्रति निष्ठा थी तो कुछ लोग तो रातों रात कागज पर हस्ताक्षर कर कांग्रेस निष्ठ बन रहे थे और अपना उल्लू सीधा करवा रहे थे। ये कांग्रेस के प्रति निष्ठा थी या निष्ठा का ढोंग था? कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस तरह का उतावलापन कर सकता है। अचरज की बात नहीं है कि अस्पृश्यों ने उस पंथ को नहीं स्वीकारा। अधिकार स्वीकृति के बाद भी कांग्रेस द्वारा कोई भूषण आभूषण काम हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। संक्षेप में कहना हो तो हाथ में खरबूजा आने पर बंदर जिस प्रकार की चेष्टाएं करता है उससे अलग कुछ उन्होंने नहीं किया। उनका राज चलाना मंकी एंड मेलन की चेष्टाओं से कुछ अलग नहीं है। यहाँ कांग्रेस के द्वारा शासन सत्ता चलाने की जो तरीका है उसको मंकी एंड मेलन बाबा साहब ने कहा। कानून कुछ इस तरह का कि घोषणा पत्र कुछ, कानून कुछ, घोषणा पत्र कुछ तथा कुछ और इस प्रकार का तमाशा लोकल बोर्ड के चुनावों में वे कर रहे थे। लक्ष्य उनका पत्र ही था हमारे उम्मीदवारों को खत्म करना। दलितों की उपेक्षा, दलितों के दुख उनसे दूर नहीं किए जाते। मैं कोई बहुत पुराना उदाहरण नहीं दे रहा। कांग्रेस के ही एक अखबार नवाकाक में पिछले मई माह में प्रकाशित खबर बता रहा हूँ। कल्याण के पास वाले टिटबाला गांव में 2 कुएं हैं। उनमें से एक कुएं से अस्पृश्यों ने पानी भरना शुरू किया। अस्पृश्यों को इस प्रकार पानी मिले गांव के हिंदुओं से सहा नहीं गया। अस्पृश्यों को पानी न मिले इसलिए उन्होंने एक जुगत लड़ाई। दूसरे गांव से एक भंगी को बुलवाकर उन्होंने उसके हाथों उस कुएं में 2 टोकरियां भर मैला फेंकवाया। कितना अमानुषिक व्यवहार है ये। कांग्रेस के शासन में दिन दहाड़े ऐसे अत्याचार जारी हैं। कांग्रेस सरकार उन पर पाबंदी नहीं लगाती। दूसरी घटना गुजरात की है। एक गांव में अस्पृश्यों ने दीपावली उत्सव मनाया। इसलिए गांव के लोग, आप जानते हैं कि मुसलमानों से तिलक की पटरी अच्छी नहीं बैठती थी, बल्कि हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ाने का आरोप उन पर लगता रहा है। लेकिन जब मोंटेग्यू हिंदुस्तान के भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए हिंदुस्तान आए तब हिंदू मुसलमानों की मांगे एक ही व्यक्ति द्वारा मोंटेग्यू के सामने रखी जा सके, इसलिए तिलक ने अपनी बैर भावना को परे हटाकर उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाया। आजकल इसके ठीक विपरीत हालात हैं। एक होकर अल्पसंख्यकों का मसला हल करने को लेकर गांधी राजी नहीं थे। वे कहने लगे हैं कि अगर अंग्रेज सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। हालांकि समय रहते मैंने उन्हें आगाह किया है। कमाई हुई आय के बारे में जब डंडा चल रहा हो तब संपत्ति का प्रबंध ठीक से होना चाहिए। इसलिए कोर्ट द्वारा रिसीवर का इंतजाम किया जाता है। हिंदुस्तान के स्वराज के संदर्भ में अंग्रेज सरकार की भूमिका ऐसे रिसीवर की तरह ही है। रिसीवर के जरिए सारी संपत्ति संयुक्त रूप से अपने हिस्से में करने की कोशिश के तहत रिसीवर को सताने के किसी भी काम को अल्पसंख्यकों के हकों के खिलाफ उठाया गया कदम माना जाएगा। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों को भी न्याय पाने के लिए रिसीवर पर दबाव डालना पड़ेगा और अगर ऐसा करना पड़ा तो उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। 50-60 हज़ार लोग बड़ी शांति से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये भाषण सुन रहे थे। भाषण पूरा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। डॉक्टर बाबा साहब तालियों की उस गड़गड़ाहट की ध्वनि में मंच से नीचे उतरे। आज का पहला प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि गोलमेज परिषद के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा अस्पृश्यों को एक अनमोल तोहफा दिया गया था। वह तोहफा क्या था? ये आज का प्रश्न है। डॉक्टर बाबा साहब ने प्रतिनिधि और कुआं की घटना के बारे में क्या बताया, ये कुएं की घटना का जिक्र उन्होंने क्यों किया, आप अपने विचार यहाँ पर दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश
समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में आज मैं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी बहुजन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त, पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।